Sit down बच्चों बेटा के कल मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाती वर्क डन। स्टार्ट करें बेटा। कल मैंने आपको पढ़ाया था बेटे वर्क कैसे कैलकुलेट करना है ना। और जैसे मैंने आपको देखिए बेटा ये बताया था मैंने आपको कि अगर हमें एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी पर पहुंचना है तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। अगर और जो जैसे ये आपका नंबर 1 है तो ये पाथ नंबर 1 ए से लेकर बी तक पहुंचने में जो भी नीचे कर्व बनेगा, जो उसका क्षेत्रफल होगा, वही उसका वर्क डन होगा। ठीक इसी प्रकार जो पाथ नंबर 2 है, जैसे ये वाला पाथ नंबर जो 2 है, इसमें किया गया कार्य कितना होगा बेटे? जो ये वाली लाइन जो है ABC 2 नंबर वाली जो रास्ता है, ये जितना कर्व, ये जितना एरिया घेरेगा, वही इसके द्वारा किया गया वर्क डन होगा। ठीक है, और 3rd नंबर के द्वारा जो उसका एरिया घेरेगा वो उतना वर्क डन होगा 5 नंबर। ठीक है, तो इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि जो वर्क है वो क्या है? वर्क इज ए पाथ डिपेंडेंट, नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट यानी ए और बी की स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे नंबर 1 वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। तो आप जाएंगे ना यहाँ से ये फॉर्म लेके जाना। ठीक है, जाना एफिडेविट आइए, ये भर के देना है। पढ़ेंगे नंबर 2 ठीक है, पहला ये हो गया जो वर्क है आपका W। वर्क क्या है? W को से मैंने डिनोट किया है बेटे, वर्क से W को डिनोट किया है। ये कैसा है? पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, और दूसरा मैं ये कहूंगी कि W इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट यानी A और B, बिंदु A की जो स्टेट है और बिंदु B की जो स्टेट है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। मतलब
W इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पर। W is not a state function. कल तुषार ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैडम अगर हम सिंपल भाषा में ये देखें कि जिस बिंदु से हम चले और घूम फिर कर अगर हम उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो वर्क डन, यानी जो वर्क सिंपल भाषा में वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में मैं जिस स्टेट से चली हूँ, जिस पॉइंट से चली हूँ, और अगर मैं उसी बिंदु पर वापस आ जाती हूँ किसी भी साइकिल से, साइकिल मतलब चाहे ये साइकिल ले लो, चाहे ये साइकिल ले लो, चाहे और दूसरा साइकिल ले लो, समझ में आई बात? तो उसमें वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। अगर ए से चलकर, अब ध्यान से समझ लीजिए बहुत अच्छे से, कि अगर कोई आपकी कोई बॉडी ए से चलकर बी पर गई और बी से चल करके कहाँ आ गई? वापस ए पे, तो वर्क डन जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर? कल आपने बोला था ना कि अगर जहां से चले तो वहां पर जीरो हो जाता है। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बता दीजिए, अगर जैसे 1 नंबर पाथ से चला तो मान लीजिए वर्क डन हुआ W1। देख लीजिए बेटे, ये वाला जो एरिया है वो किसके द्वारा हुआ? पाथ नंबर 1 के द्वारा। पाथ नंबर 1 के द्वारा, सुन लीजिए ध्यान से, पाथ नंबर 1 के द्वारा अगर वर्क डन है W1, कितना है? W1। और सेकंड पाथ के द्वारा है W2। ठीक है? यस मैडम। और पाथ नंबर 3 के द्वारा जो है वो है वर्क डन W3। तो इसमें मैंने एक रिलेशन भी बताया था कि W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन। आप समझ गए ना कि क्योंकि ये वाला कार्य बड़ा होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो वन के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो W2 से ज्यादा है और W3 से भी ज्यादा है, और W2 बड़ा है W3 से, क्योंकि ये W2 जो इसका एरिया है वो उससे W3 से ज्यादा है। जो मेरी बात समझाने वाली वो बात समझ में आ गई? पाथ नंबर 1 के द्वारा जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, उससे कम पाथ नंबर 2 के द्वारा घेरा गया एरिया है, और उससे कम पाथ नंबर 3 के द्वारा घेरा गया एरिया है। तो आपका उसी रेशो में वर्क हो जाएगा, यानी सबसे पहला सबसे ज्यादा वर्क डन हो जाएगा पाथ नंबर 1 से, यानी W1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा, और उससे छोटा W3। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करना वर्क डन इन अंडर द बीबी कर्व। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई साइकिल दिया हुआ है, कैसा साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसमें आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसमें कितना कार्य होगा? देखिए बेटा, अगर ये तीसरा वो है आपका वर्क डन, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो आप कैसे करेंगे इसमें वर्क डन? देखिए बेटे, ध्यान से सुनिएगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जिस बिंदु से शुरू हुए घूम फिर के वापस उसी बिंदु पर पहुंच गए, उसे कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाना। ठीक है?
जैसे मैंने कंपनी बाग के नवाबगंज चौक से घूमना शुरू किया और एक राउंड लगाकर मैं वापस आ गई, तो मेरा एक साइकिल जो है वो पूरा कंपनी बाग का हो गया। समझ में आई बात? यस मैडम। इधर देख लीजिए, जैसे आपका ये है कि हेलो। हाँ? ए से बी और बी से सी और बी से डी और डी से ए। कौन सा साइकिल हो गया यानी? साइकिल आपका साइकिल समझ लीजिए, ए बी सी डी और फिर ए। समझ रहे हो बात? यस मैडम। ए से बी से सी और सी से डी और डी से फिर ए। तो यहाँ ए से चलकर वापस ए पर आने पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया। क्लियर? हाँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, कोई साइकिल बना हुआ और उसने कहा कैलकुलेट कीजिए वर्क डन कितना होगा, तब आप कैसे करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तब आपको जो भी साइकिल बना हुआ है उसके अंदर जितना क्षेत्रफल है, उसके अंदर का जो एरिया है वही उसका वर्क डन होगा। अगर ये आपका स्क्वायर है तो ये वाला जो एरिया होगा ये इसके द्वारा वर्क डन होगा। समझ में आई बात? अगर कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का जितना भी एरिया होगा बेटे वही उसके द्वारा वर्क डन होगा, यानी आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। अगर रेक्टेंगल बना हुआ है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, वर्क डन हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में। अगर कोई सर्कल बना हुआ है तो सर्कल का एरिया निकाल दो। समझ में आई बात? किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है, जो भी साइकिल बन रहा है उसके बीच का जो एरिया है वो निकाल दो, वही वर्क डन होता है। ध्यान रहेगी बात? किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो है साइकिल का एरिया होता है। हमें ये पता ही है कि साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर जो वर्क डन है, जो वर्क डन है बेटे इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। बता चुकी हूँ मैं आपको। यस मैडम। यहाँ पे जो वर्क डन है वो स्टेट फंक्शन नहीं नहीं है। है। कभी आप कहो कि जी मैडम ए से चला था घूम फिर के वापस ए पर आ गया तो इसका वर्क डन तो 0 हो गया। यस मैडम। हेयर यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब जो वर्क डन है वो वर्क डन ये नहीं है, एफ डॉट डी एस नहीं चल रहा है यहाँ पे। समझ में आई बात? यस मैडम। विस्थापन नहीं चल रहा। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन क्या होता है? P P डेल्टा डॉट V। डेल्टा वी। P डॉट डेल्टा डेल्टा वी। V। ये नहीं है इसमें, थर्मोडायनेमिक्स में है P डॉट डेल्टा वी। समझ में आई बात? क्लियर? क्लियर बेटे? तो अब आप इसका एक फंक्शन नोट कर लीजिए, वर्क वर्क बराबर एरिया ऑफ साइकिल। एरिया ऑफ साइकिल जो भी आपके साइकिल का एरिया होगा वही वर्क हो जाएगा। वर्क कितना होगा? साइकिल का एरिया। अब इसमें दो चीज समझ लीजिए कि या तो आपका साइकिल इस तरह से चलेगा बेटे, समझ रहे बात? यस मैडम। ये आपका है क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की दिशा में हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। जब हमारा साइकिल ऐसे चलता है जैसे घड़ी की सुई चलती है तो हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। अगर आपका वर्क डन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर आपका वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर मान लीजिए अगर इस तरह से दे दूं ए बी सी डी, अब ऐसे चल रहा है, बताइए बेटा ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? भाई क्लॉक तो ऐसे घूमती है ना। अगर अब मैंने कह दी साइकिल ऐसे घूम रहा है तो इसमें जो वर्क डन है वो कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? किसी अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव लेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव लेंगे। ध्यान लीजिए, क्लॉकवाइज साइकिल वर्क पॉजिटिव,
और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल वर्क डन ठीक लगेगा इधर। ठीक है, Yes, madam. क्या मैं इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन शुरू करूं? Yes, madam. देख लिया सबने? Yes. अगर किसी को कोई डाउट है या नहीं क्लियर हो रहा तो पूछ लो। नो मैम। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है पीछे? यस मैम। बस ये फंडा है कि जो वर्क करना है वो किसके बराबर होगा? जो भी साइकिल है उसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वही वर्क डन होगा। A gas is taken the cycle A to B और B से C और C से फिर A as shown in figure. What is the best work done by the gas? ट्रायंगल बन जाएगा। Yes, 5, 6, 7, 8. देखिए बेटे, सब नेम दे दिया है। ए से बी और बी में और सी से फिर आप देखिए इस ग्राफ में ए से बी, बी से सी और सी से वापस पुनः ए पर आया, तो इसने एक फॉर्म ले ली है ट्राइंगल की, त्रिभुज की। ठीक है, अब उसने कहा कि इसमें मुझे क्या निकालना है बेटे? व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन यानी एक साइकिल बना, साइकिल बना तो साइकिल में जो है कितना आएगा? नहीं 10 नहीं आया बेटे, देखो ध्यान से 10 नहीं आया इसमें। पहले देख लीजिए, एक बात पर ध्यान देंगे
जो पैमाना दिया हुआ है वो पैमाना किसकी मल्टीप्लायर में है? जो वॉल्यूम है वो कितना है? 10⁻³ के। और जो प्रेशर है वो 10⁵ के उसमें है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए। अरे हमें पता है कि वर्क डन होता है एरिया ऑफ द साइकिल, और साइकिल क्या बन रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या है? अगर मुझे पता है बेटे, ध्यान से देख लीजिए। 1/2 वर्क बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ साइकिल, है ना? और हमें पता है कि साइकिल क्या है? ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। पता है? यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए बेटा कि बेस कितना है इस ट्रायंगल का? 5 कितना है? हाँ, ये आपका 7 है और ये 2। मुझे तो ये लेना है ना। क्लियर है ये बात? तो मैंने क्या 0.005 7 - 2 यानी कितना हुआ? 5 इंटू क्या लूंगी? 10⁻³ 10⁻³ 3। ठीक है, और इंटू हाइट। हाइट है आपकी 6। ठीक है, समझ रहे बात? कितनी लूंगी हाइट बेटे बताओ? ये 6 है ना, और 6 माइनस यानी 4 इंटू बात समझ में आ रही है? 4 इंटू 10⁵ ठीक है। तो और मैंने क्या किया? काट दिया 2 टू द 4, ये हो गया 5 टू द 10, और मैडम 2 पावर तो आ जाएगी। इंटू 10⁻² 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटे? 1000 क्लियर? जूल। मैडम आपने ऑप्शन तो दी। ऑप्शन में लिख देती मैडम आप नहीं, मैडम आप तो तो हो गया। चलो आगे से ऑप्शन में लिखूंगी, ठीक है? Yes, क्लियर हो गया बेटे? अब एक और चीज बेटा, मैंने जो भी चीज ली है पॉजिटिव में ली है, बेस पॉजिटिव में लिया है और ये भी पॉजिटिव में लिया है हाइट, क्योंकि आप देख रहे हो बेटे ये जो मेरा साइकिल है वो कौन से उसमें चल रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल उल्टा चल रहा होता, समझ रहे हो बात? अगर ये ट्राइंगल के जो तीर है वो इस तरह से होते एंटी क्लॉकवाइज, उस समय आपको क्या लेना पड़ता? नेगेटिव लेना पड़ता, बेस भी और हाइट। समझ में आई बात? तो अब आगे से इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। Yes, नेक्स्ट madam. क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, madam. क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes. यस मैम। अच्छा। हाँ बट टावर है ना। हाँ हमारे क्या हाँ हाँ याद है ज्यादा क्या चलेगा तो बता वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस shown in figure।
ठीक है, ये फिगर है बेटे आपकी, और इसमें मैं आपको ये दे रही हूँ। ठीक है, अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ और आप बताएंगे, ऑप्शन देख के बताएंगे क्या हो सकता है। यस मैडम। देखिए बेटा, मैंने इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, इसने कहा कि आपको वर्क डन निकालना है इस साइक्लिक प्रोसेस में, और साइक्लिक प्रोसेस में जो चित्र बना हुआ है वो है एक सर्कल। कैसा है? सर्कल। और सर्कल की जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द साइकिल, साइकिल है सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा? वर्क बराबर, वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। ठीक है, यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, यस मैडम, पाई आर स्क्वायर। पाई आर आर स्क्वायर। सबको क्लियर है ना? यस मैडम। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखेंगे, एक तो माइनस ले लूंगी ना, यस मैडम। बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है वर्क डन। यस मैडम। और उसके बाद पाई आर स्क्वायर, आर। अब देखो बेटे, ध्यान से देख लीजिए बहुत अच्छे से बेटा, ये P0 है, यस मैडम। ये 3P0 है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? एक कितना होगा? 2P 2P होगा ना बेटे? PO। हाँ। ठीक है, लेकिन मुझे इस सेंटर से अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा? P नॉट। P नॉट। क्लियर? यस मैम। और ठीक इसी प्रकार इसके बीच का जो वॉल्यूम है वो मैडम ऑप्शन बी है इसका। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है मैडम, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। तो इसका बता। जो भी पी नॉट। ठीक है, दोनों के दोनों रेडियस बन गई ना? यस मैम। ये भी इस सर्कल की रेडियस है और ये भी इसकी सर्कल की रेडियस है। अगर मैं इसका ऑप्शन कुछ और देती तो इसका आंसर ये भी आ सकता था, माइनस पाई पी नॉट स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता था माइनस वी नॉट स्क्वायर, और ये भी आंसर हो सकता है, पाई का मान रख दिया पाई 7। और मैंने क्या किया कि मुझे इसकी रेडियस का स्क्वायर लेना है, और रेडियस तो मेरे पास पी नॉट भी है और पी नॉट भी है, एक पी नॉट उठा लिया और स्क्वायर दूसरी बी नॉट उठा लिया। तो मैंने क्या किया, एक पी नॉट उठाया और एक बी नॉट उठाया। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी सही है। तो आपको देखना है कि जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, बी नॉट के स्क्वायर में है, पी नॉट के स्क्वायर में है, या पी नॉट वी नॉट के फॉर्म में है। तो अब आपने देखा कि पी नॉट वी नॉट के फॉर्म में है, तो फिर पाई की वैल्यू रखिए, 22/7 माइनस पी नॉट वी नॉट। आंसर समझ में आई बात? क्लियर हुआ बेटे? सर्कल का एरिया क्लियर हो गया? यस मैडम। माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज है इसकी डायरेक्शन। यस मैडम। क्लियर हुआ? यस मैडम। वर्क डन, इस साइकिल में चलने में हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? माइनस 22/7 पी नॉट वी नॉट। पहले ये बताओ कि आपको क्लियर हो गया ना? यस मैडम। यस मैडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है undergoes cyclic A, B, C, A. S for B person. I B person. B. स्क्वायर बना दिया मैंने मेरे साथ में। मैंने स्क्वायर नहीं बना रहा। अच्छा क्या बेटा, मैंने भी दो ट्रायंगल बना के। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन तरीका समझ गए हो तो टाइम नहीं लगेगा। अच्छा मैडम अब भी ठीक करोगे? देखिए बेटा, मैडम बस एक अब इस मैडम तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। उसने कहा कि कैलकुलेट कीजिए वर्क डन। मैडम आप ऑप्शन देता बस मैडम। चलो मैं ऑप्शन दे रही हूँ, मैडम ठीक है बोलो। मैं ऑप्शन दे रही हूँ बेटा। ऑप्शन ए ठीक है ठीक है। पी नॉट डी नॉट, बी टू पी नॉट डी नॉट, डी डी नॉट बी नॉट बाय टू, और डी जीरो। मैडम ऑप्शन जीरो है। मैडम एक मिनट, मैडम डिक जीरो। हाँ जीरो है, क्लियर, सही है। हाँ। आप इसे कोई अपने पूरे लॉजिकल से समझाएगा कि जीरो क्यों है। मैडम मैं तुमसे समझा सकते हो? तो बताओ। मैडम इसके अंदर हमारे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। Very मैडम good. हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। ठीक है। अब मैडम हम देखेंगे कौन सा, अगर दोनों क्लॉकवाइज होते तो मैडम ऐड कर देते हैं। अब एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमने काट दिया और आंसर जीरो आ जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग फॉर तुषार, इसने बिल्कुल सही बताया। लेकिन एक चीज देख लीजिए कि इसमें दो ट्रायंगल बन गए बेटा। एक तो ये वाला आपका और एक ये वाला। इसमें जो चल रहा है वो कैसा है बेटे? क्लॉकवाइज। और इसमें जो चल रहा है वो कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हमने इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया निकाल लिए और इसने कहा कि वो आपस में कट गए और जीरो हो गए। लेकिन उसको जानने से पहले, कटने से पहले ये चीज समझ लीजिए कि उनका जो एरिया है वो बराबर कैसे हुआ। बराबर होगा तभी तो कटेगा ना। अगर एरिया दो ट्रायंगल का आपस में सेम होगा तभी तो वो कटेगा। तो देख लीजिए बेटा, आपको पता है कि जो एडी है वो ही सीबी है, सीपी है। समझ में आ रही बात? और जो हाइट, इधर देख लीजिए बेटा, जो इसकी हाइट है ये आपकी, या ये कह लीजिए आप, ये जो कोण है ये उसको क्या बोलते हैं? शीर्षक कोण।
जब दो लाइनें आपस में काटती है तो जो आपस में कोण बनते हैं वो कौन से होंगे? शीर्षाभिमुख कोण आपस में होते हैं। और आपकी इधर देख लीजिए बेटे, ये आपकी पी नोट है, ये डिस्टेंस 2p0 है और ये 3p0, यानी ये जितनी है उतनी ही ये है। समझ रहे बात? डिस्टेंस समझ में आई बात? तो इस से आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी, ASA, एंगल साइड साइड, साइड एंगल साइड, सास ससा, ये सब नियम पढ़े होंगे ना आपने। सास क्या होता है? साइड एंगल साइड, ऐसा एंगल साइड एंगल, एक क्या होता है आपका SSA ससा, साइड साइड एंगल। अगर आपकी साइड साइड एंगल दो त्रिभुजों की बराबर है तो इसका वो मतलब वो दो त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब आपस में बिल्कुल सेम है और उनका एरिया भी सेम है। इस वजह से जब एरिया सेम हो गया तो वो आपस में एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो आप ये लिखेंगे, आपको वर्क इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल। अगर एक ट्राइंगल का ए है तो दूसरे का कितना होगा? -a। समझ में आई बात? अगर इसका ए है तो इसका एरिया कितना होगा? माइनस है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए से ए ये हो गया जी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, ये तो हुआ एक टेक्निक। अब जरा आ जाइए टिपिकल टेक्निक पे, बहुत टिपिकल जो मैंने आपको अभी तक समझाया है। मैंने क्या किया कि अगर मैं इसको मिला दूं, समझ रहे बात? मैंने इनको आपस में मिलाया। अगर आपको ये टेक्निक समझ में ध्यान आई तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको समझाया है वो चीज करेंगे। देखिए बेटे, बहुत टिपिकल है, समझ लीजिए एक बार अच्छे से। आपको सबसे पहले ए से बी तक चले, आप कहाँ चले? तो ए से बी तक चलने में क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व ए टू बी, ये निकालना पड़ेगा। एरिया अंडर द कर्व ए बी, जो ये बेटे ध्यान से देख लीजिए, इस ए और बी के बीच में जो एरिया बन रहा है वो आपका त्रिभुज बन, वो चतुर्भुज बन रहा है ना, ट्रेपेजियम। समझ में आ गई बात? और फिर प्लस, फिर बी से कहा गया? सी पे। बी से सी तक जाने में मैंने कहा कि वो कितना होगा वर्क? ये जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है रेक्टेंगल। समझ में आई बात? प्लस एरिया अंडर दी कर्व बी टू सी, यानी बी सी। ठीक है, फिर सी से कहा गया बेटे? डी पे गया। जब सी से डी पे जा रहा था, ध्यान से समझ लीजिए, जब सी से डी पे गया तो उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? इस लाइन में जितना एरिया कवर किया वो उसका वर्क डन होगा। इस सी से डी तक चलने में ये फिर एक चतुर्भुज बन गया। समझ रहे हो बात? प्लस एरिया अंडर दी कर्व सी से डी, और फिर टी से कहाँ आया बेटे? ए। अब जब टी से ए का निकालना है तो वर्क डन कैसे निकालूंगी? तो इसने कवर किया, तो एरिया अंडर दी कर्व डी टू ए प्लस एरिया अंडर दी कर्व डी से। ठीक है, अब आप ये देख लो कि कहाँ कहाँ प्लस था और कहाँ कहाँ माइनस। देखो बेटे, जब ए बी की तरफ गया तो ये इस तरह जा रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज चला तो प्लस। फिर मैंने कहा कि एरिया अंडर दी बी सी, बी से
सी की तरफ Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्लस की जगह माइनस माइनस लेंगे। क्लियर हुआ? और उसके बाद जब मैंने सी से डी की ओर चली तो ये फिर से आपका कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो लेंगे प्लस। ठीक है, प्लस एरिया अंडर दी कर्व सी डी। और फिर जब बेटे डी से ए की तरफ चला तो ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, एरिया अंडर दी डी। समझ में आ रही बात? अब आप ये देख लीजिए, जब आप एरिया निकालोगे अंदर की कर्व ए बी यानी ई एक्स तरफ, तो क्या होगा, इतना प्लस 1/2 चतुर्भुज का एरिया कितना होता है बेटे, 1/2 ए प्लस बी होता है इंटू हाइट। तो क्या है इसका, क्या हो जाएगा, ये हटा दो क्या, यस मैडम। यहाँ नीचे से मैं यहाँ लिख दी बेटे में, ये है आपका 1/2 1/2, ये है मैडम हमारी 1/2 और उसके बाद पी नोट दोनों साइड जोड़ो पहले, ये कितनी है, पी नोट ये आपकी हो गई पी नोट और ये कितनी है, 3 पी नोट। टोटल कितनी हो गई, 4 पी नोट, यानी 4 पी नोट और मल्टीप्लाई कितने से हो गई, एच ये हाइट कितनी है, ए बी क्या है, 2 बी नोट माइनस बी नोट यानी बी नोट। क्लियर हो गया? यस मैडम। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया बेटे, ये दोनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग और पूरा बीच की दूरी हाइट, यानी ए प्लस बी बाय 2 इंटू हाइट चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, एरिया है। क्लियर हुआ? क्लियर है? अब क्या चीज बेटे, ए बी इसका हम माइनस में लेंगे ना, ये माइनस में नहीं है, तो ये माइनस इसके लिए लगाया, आप यहाँ ना लगा के यहाँ लगा लो, ये इसके साथ था पीसी का। समझ में आ रही बात? ये देखो बेटे ध्यान से देखिए, जब आप इधर चले ना तो ये इस तरह से माना जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, तो प्लस में है। दूसरा क्या है, बी से सी, ये देखो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में होगा, ये बी सी वाला है, ये माइनस में होगा। क्लियर है? और मैम नेगेटिव होगा, डीए भी नेगेटिव है, हाँ डीए, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ तो ये भी माइनस होगा, डीए भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे थोड़ी चल रहा है, ऐसे चल रहा है। समझ में आ रही बात? यस मैडम। अब जरा एक चीज देख लीजिए, मैडम, ये हो गया माइनस, अब एरिया अंडर दी कर्व बीसी, बीसी क्या है बेटा, ये, इसका बताओ कितना होगा क्षेत्रफल, कितना होगा, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, यस मैडम। रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है आपकी, 3 पी नोट 3 पी नॉट और और चौड़ाई पी नोट पी नॉट, यानी माइनस 3 पी नॉट। क्लियर हो गया? यस क्लियर? यस सर। अब आइए एरिया अंडर दी कर्व सी डी, सी एंड डी, यानी कि ये वाला, आप समझ रहे हो, क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज है, तो इसमें कितना होगा बेटे, इस चतुर्भुज का, यानी 1/2 ये प्लस 1 कितनी हुई, प्लस 1/2 3 पी नॉट और मैडम यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी होगा ना, 1 पी नॉट, यानी ये हो गया 4 पी नॉट इंटू पी नॉट। बात समझ में आ रही है? यस मैडम। इन दोनों को जोड़ दिया, ये कितनी है 3 पी नॉट और ये कितनी है पी नॉट, तो दोनों को जोड़ के हो गया 4 पी नॉट, जोड़ के 4 पी नॉट और इंटू हाइट कितनी है इनके बीच की, पी नॉट, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर क्या है बचा आपका तीसरा, 1 2 3 और फिर आपका बचा माइनस एरिया अंडर की कर्व, बताइए कितना है ये वाला बेटे, लंबाई गुना चौड़ाई, ये कितना है पी नॉट और ये बी नॉट। देखो जरा बेटे ध्यान से, ये कितना हो गया, 2 to the 4, 2 to the 4, ये हो गया आपका प्लस का
प्लस के 2 और प्लस के 2 ये हो गया 4 P0 प्लस के, और ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1, ये हो गया माइनस के 4 P0 और ये जीरो आ गया शुरू। जीरो ही तो था। अच्छा आपने बताया नहीं था दूसरे हाँ कैरेक्टर से, इसलिए क्या बताया था? जीरो यही तो बताया था, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप इसे एरिया के हिसाब से नापेंगे, पीवी कर्व के हिसाब से नापेंगे, तो ये टेक्निक लगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ बेटे कि इस वाले साइकिल में, तो ये साइकिल है, अगर इस तरह से किया, इस तरह से किया, तो उसमें आपका जो वर्क डन है वो कितना हो गया? 0 होगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटे? इससे आसान क्या है? इससे आसान कितना देगा? इससे आसान इसने अभी बताया तो, ए माइनस ए, इसने बताया तो कि दोनों आपस सेम है, सर्वांग में। हाँ तो मैडम ए माइनस ए बताया तो था, ए से ए कट गया 0। अगर एक ट्रायंगल का एरिया ए है तो दूसरे का माइनस ए होगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और दूसरा, तो आपस में कट गया 0। मैडम कोई हार्ड था कुछ सही, मैडम कोई हार्ड था कुछ लेकिन ये चीज भी समझनी चाहिए आपको, ये चीज भी जरूर समझ लेना बेटे। ना पहले तो कुछ सुनो कुछ पक्का वैसा है। दे दो एक बढ़िया। हाँ मैडम दे चलो बस जाने दीजिए, बढ़िया था, आप ये कर लिया आपने, ये बढ़िया सही है। थैंक अब आ जाइए, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इंटरनल एनर्जी। मैडम ये तो मैडम क्वेश्चन दे रहे थे आपसे मैडम। बस बढ़िया से क्वेश्चन करा दिया अब आपको, इंटरनल एनर्जी पे आओ फटाफट। अगर अब आपको कोई साइक्लिक प्रोसेस आ जाए बेटा, तो आप पैटर्न कैलकुलेट कर लोगे यस ना? मैडम। देखिए बेटा, आपको पता है कि किसी भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो उन मॉलिक्यूल्स में आपकी आपस में वो दौड़ते रहते हैं। अगर एनर्जी को देखा जाए तो एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। कोई भी ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है ना। लेकिन जब हम गैस का केस पढ़ते हैं, आइडियल गैस का केस पढ़ते हैं, तो हम उसमें ये कहते हैं कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो स्थिर रहते ही नहीं, आपस में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्लियर? एनर्जी हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी in the case of ideal gas. Potential energy is equal to 0। सब इंटरनल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी? ओनली काइनेटिक एनर्जी only and only काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। आइडियल गैस
और मैंने आपको सबसे पहले जो आर्टिकल कराया था पहले दिन डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो क्या कराया था कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, एन एफ बाय टू आर इंटू टी। एफ क्या चीज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर भी होती है। यानी कि इंटरनल एनर्जी इसके बराबर भी हो गई। भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ऑब्वियसली ये इसके बराबर हो गया। अगर अब मैं चेंज लगा दूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या होगा बेटे, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं डेल्टा लगा दूं यू के साथ, तो एन जो है नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सेम रहेंगे हमेशा कांस्टेंट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कांस्टेंट रहेगी, यानी एफ बाय टू। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता चेंज है। पर डिपेंड करता है। समझ में आई बात? यस मैडम। अगर किसी गैस का टेम्परेचर चेंज कर दो तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, यानी कि डेल्टा यू इज प्रपोर्शनल टू डेल्टा वी। डेल्टा यू क्या चीज है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से दिखाते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा टी क्या चीज है, चेंज इन इंटरनल टेम्परेचर। और एक चीज और भी देख लीजिए कि एफ बाय टू इंटू आर को आप क्या बोलते हैं, सी बी, क्या बोलते हैं, यानी डेल्टा यू बराबर एन इंटू सी आर। डेल्टा टी, ये इसके बराबर भी हो गया। ये वाली जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होती है, सी बी के बराबर होती है। हम जानते हैं सी बी बराबर एफ बाय टू इंटू आर, बताया था। तो मैंने एफ बाय टू इंटू आर की जगह सी भी पुट कर दिया, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब बताइए इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या क्या कह सकते हैं आप, कि इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी सबसे पहली बात स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड करेगी। देखो बेटे, अगर ये इस तरह से है, ए से बी, ये दो स्टेट्स है, ए से बी पर गए और फिर बी से ए पर आए। इंटरनल एनर्जी चाहे किसी भी पाथ से चली जाए, वो हमेशा से चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, चाहे पाथ नंबर 1 से ले जाओ बेटा और पाथ नंबर 2 से, चाहे पाथ नंबर, बल्कि इसका भी इस तरह से मैं इसका ऐसे चाहे पाथ नंबर 1 से जाइए चाहे पाथ नंबर 2 से जाइए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। यानी आप क्या लिखोगे, डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2, क्लियर। पाथ 1 से जाओ, 2 से जाओ, 3 से जाओ, 4 से जाओ, किसी भी रास्ते से चले जाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा बराबर रहती है। अगर मैंने एक रास्ता ऐसे बना दिया बेटा, एक इस तरह से बना दिया, ठीक है, ये बात नंबर 3 है, मैंने कहा इस रास्ते से जा रहा है कोई प्रोसेस, तो बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फंक्शन। लीजिए मैं इसे वो लिख रही हूँ, 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया। लिखिए, इसके बाद जो मैं लिखवा रही हूँ फटाफट से शॉर्ट में लिख लीजिए। यस मैडम।
पहला यू इज ए स्टेट फंक्शन। ये कैसा है बेटे? स्टेट फंक्शन है। स्टेट पर डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड करता है, याद करना, मैडम। केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे। इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेशन। स्टेट फंक्शन। ये देखिए आपको किस पे डिपेंड कर रहा है बेटे? डेल्टा टी पे। और डेल्टा टी क्या है? जब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर अलग अलग होगा तब स्टेट चेंज होगी। मैडम तो ये लिखो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा लिखिए यू इज डिपेंड, लिखिए डिपेंड्स ओनली ऑन, बल्कि यू के बजाय डेल्टा यू लिखिए। डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है। थर्ड लिखिए क्लॉज, डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन n into only n into delta t। चौथा डेल्टा यू, ये जो बात इंडिपेंडेंट, पांच पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बात इंडिपेंडेंट। इट डिपेंड इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और फिफ्थ लिखिए डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन क्लोज्ड साइकिल इज जीरो। ये वाली मेन चीज मुझे बतानी है बेटा। अगर कोई ऐसे क्लोज साइकिल दे दिया ए से पी और वापस फिर दूसरे पाथ से पी से ए अगर आता है तो कितनी होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जीरो। मैडम जैसे इसमें है हाँ, जैसे अगर ए से बी गया और फिर बी से ए, ये तो मैंने ये समझाया ना कि चाहे इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि ऐसे गया और वापस ऐसे आया, कुछ समझ रहे हो? ये तो मैंने ये समझाया कि पाथ 1 से गया और पाथ 2 से गया, और ये क्या समझाया कि पाथ 1 से गया और 2 से वापस आ गया। समझ रहे हो? तब क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी? क्या होती है? जीरो। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में याद रखिए ये बात, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस पूछूंगी मैं आके क्वेश्चंस में, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? जीरो। चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो या ट्रिपेजियम हो। क्लियर? ये 5 फ्लोस है और इसमें आप ऐसे लिख भी लीजिए A to B और B to A। डेल्टा U is equal to NCB डेल्टा T is equal to 0। ये बताइए मेरे कहना लगा। एक मिनट बस। बेटा क्लियर हो रहा है ये बात? इसके 5 एसम्पशंस है इंटरनल एनर्जी की, 5 एसम्पशंस समझ में आ गए? यस मैडम। अच्छा क्या हो गया? 5 रह गया था क्या? ये रह गया था? कहीं ना लिख दिया हो तो ये अच्छा ये वाला
कर मैं हो गया देखिए बेटा, डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम कर्व से कैसे करेंगे? देखिए जरा, अगर ये आपका कोई कर्व है इस तरह से, ये पी और ये पी और मान लीजिए ये नंबर 1 का मार्ग है, ये नंबर 2 का मार्ग है और ये नंबर 3 का मार्ग है। 1 2 3 ए बी, ठीक है। देखिए ए से बी तक पहुंचने में उसने 3 रूट अपनाए, ठीक है। तो उसने कहा कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कैसी होगी, कितनी होगी? आपको पता है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, ये पाथ पे तो डिपेंड करती ही नहीं, तो जितनी यहाँ पे है उतनी ही इस पे होगी। आपकी जो स्टेट पर डिपेंड करेगी, क्या है ये आपका हो जाएगा। देखिए बेटा, डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2, जितनी चेंज इन एनर्जी इंटरनल एनर्जी नंबर 1 से होगी उतनी ही 2 से होगी और उतनी ही 3 से होगी, बराबर होगी ना। और वो कितनी होगी? N इंटू CB इंटू डेल्टा टी, जो भी लिखवाया था मैंने। 5वां एग्जाम्पशन पढ़ लेना जो भी लिखवाया था। NCB डेल्टा टी, क्लियर बेटे? समझ में आएगा? अगर इस तरह से आता है कि आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे करेंगे कि जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर होगी? NCB डेल्टा टी के। क्लियर? इसको देख लीजिए जरा बेटे, इसी चीज को अगर आप P और V के पदों में लिखना चाहे, प्रेशर और वॉल्यूम के पदों में, तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे देख लीजिए जरा बेटे। अगर आपके पास ये इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, ये होती है ना इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। देखो बेटे, ध्यान से CV का मान रखो, क्या आएगा CV का मान? डेल्टा U बराबर N इंटू F बाई 2 R इंटू डेल्टा T, समझ रहे बात? अब इस N, अब डेल्टा जो T है वो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर T2 है और इनिशियल T1 है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो मैंने इसकी जगह ये करा N इंटू F बाई 2 R T2 माइनस T1। क्लियर? अब बेटे N और R को मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, क्या हो जाएगा? NRT2 माइनस NRT1। तो जरा ये देख लो, अगर मैं ये लगा लूं, N तो मेरे पास कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट रहेगा, गैस कांस्टेंट, तो क्लियर ये P1 V1 और ये P1, तो ये जो आपका होगा ये किसके बराबर आ जाएगा? P1 और P1 के बराबर। ये इस तरह से देखो बेटे, F बाई 2 मैंने बाहर ले लिया और अंदर ले लिया NRT2 माइनस NRT1, तो इसकी जगह मैंने इसके बराबर रख दिया ये F बाई 2 P2 V2 माइनस P1 V1। ये बात क्लियर हुई? इस वाली इक्वेशन की हेल्प से मैंने इसकी जगह NRT2 की जगह क्या रखा? P2 V2, क्योंकि P1 V1 बराबर ये हो गया ना NRT1, तो इसकी जगह क्या रख दिया? P2 V2 और P1 की जगह क्या रख दिया? P1 V1। ये बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई? यस मैडम। समझना है इस चीज को। इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने ये रखा
वो जो मेरा आर और टी में आ रही थी इक्वेशन, बेटे किस में बदल गई वो? टीवी पी और वी में। मैडम जी किस में बदल गई इक्वेशन? टीवी आर पी और बी में बदल गई। अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन चाहे आरटी में आ जाए चाहे पी और बी में आ जाए, आपने इसी तरीके से हल करना है। समझ में आई बात? आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी, डेल्टा यू इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्लियर हुआ बात? ये वाला फॉर्मूला रट लीजिएगा बेटे, डेल्टा यू बराबर एफ बाय टू डी टू वी टू माइनस डी वन जी वन। क्या टाइम हुआ? तो आज तो लेट शुरू हुआ था, आज तो 3:30 बजे शुरू किया मैंने। तो 5 बजे तक तो पढ़ो। क्वेश्चंस कैसे होंगे फिर? अरे थर्मोडायनामिक्स भी है। कल तो मेरा लेक्चर नहीं है, फिर मेरा तो 1 तारीख में क्या नाम है, 6 में है मेरा लेक्चर। 6 तारीख में मैं कराऊंगी थर्मोडायनामिक्स से, मैं 6 को करा दूंगी। मैडम ठीक है, मैम तो छुट्टी नहीं है मैम, छुट्टी का कोई चक्कर नहीं। मैडम मतलब मैसेज आ जाएगा मैडम ग्रुप है तो मैं तो कह रही थी पढ़ लेते थोड़ी देर। मैडम मैं इधर से पढ़ा दो ऐसे तो ठीक है ना, तुम्हारा क्या हिसाब है? ये तो सब जाने को तैयार करी होगी। चलो फिर नेक्स्ट पे कराएंगे।